मांझी से जुड़ी हुई है। बिहार में नई सरकार गठन के महज 1 महीने बाद ही मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर बेहद तल्ख तेवर दिखाए हैं और बेटे संतोष सुमन को हक से राज्यसभा में सीट मांगने की नसीहत दे दी है। इतना ही नहीं, मांझी ने हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को सुझाव भी दिया है कि वो एनडीए के बड़े नेताओं पर दबाव बनाएं कि हमको राज्यसभा की 1 सीट चाहिए और उसे दें, नहीं तो वे बिहार के मंत्री पद छोड़कर एनडीए से अलग होने का अल्टीमेटम दे दें। गया जी में हम के एक कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने सार्वजनिक मंच से संतोष सुमन को यह नसीहत दे दी, पार्टी को चलाने और मान्यता दिलाने के लिए वो हर कोशिश करें, एनडीए के सामने मजबूती से अपनी बात रखें। मांझी ने कहा कि 2024 के चुनाव में भी बीजेपी ने जो वादा किया उससे पूरा नहीं किया गया और विधानसभा चुनाव में हम के साथ बेईमानी की गई। मांझी ने संतोष सुमन को पार्टी चलाने के लिए दूसरे विधायकों और सांसदों की तरह वसूली करने का भी सार्वजनिक मंच से सुझाव देकर सबको हैरान कर दिया है। तो देखिए, राज्यसभा की 1 सीट चाहिए और जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी हमको काफी समय से ये देखने को मिला है कि लगातार जो बार्गेनिंग वाली पॉलिटिक्स है वो जरूर हर चुनाव में करते हैं, हर मौके पर करते हैं। और एक बार फिर से जब राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है और इसको लेकर के अब चर्चाएं तेज हो चली है कि एनडीए और जो बीजेपी जेडीयू है, इसके साथ साथ एलजेपी आरवी का भी नाम सामने आ रहा था कि इनसे राज्यसभा सांसद बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब इस बीच हम की तरफ से भी दावा ठोक दिया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष पांडे जी, कई ऐसे मौके आते हैं जब मांझी चुनाव को लेकर के बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं, एक बार फिर से वही प्रेशर पॉलिटिक्स की राज्यसभा की हमें 1 सीट चाहिए। क्या आप लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे? क्या आपका स्टैंड है? मांझी जी हम लोगों के बुजुर्ग नेता हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, गंभीर व्यक्ति हैं। आपस में उन लोगों की क्या बातचीत होती है नहीं होती है उससे हम लोगों का क्या मतलब है। इसलिए ये सब उन लोगों का अपना आपस का मामला है। आपस में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो ये उन लोगों का आपसी मामला ही है। आपसी मामला, लेकिन ये तो एनडीए का साझा मामला बन जाता है क्योंकि सहयोग देने की बात आती है कि आप सहयोग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उनके राज्यसभा की 1 सीट की जो चाहत है उसको लेकर। कोई भी विषय जब एनडीए के पटल पे आता है तो वो एनडीए का विषय होता है। आपस में लोग क्या बात करते हैं नहीं बात करते हैं उससे एक पार्टी को दूसरे पार्टी से क्या मतलब। लेकिन बीजेपी भी बड़ी पार्टी है, सहयोग तो उनको देना होगा, समर्थन तो देना होगा, या फिर नहीं देंगे? मैंने कहा ना कि एनडीए के पटल पर जब कोई बात आती है तो उस पर विचार होता है। लेकिन लोगों का आपसी बात है, उससे क्या मतलब है। लेकिन फिलहाल तो ये चर्चा हो रही थी कि 2 सीट आपके खाते से, 2 जेडीयू और 1 एलजेपी आरवी, लेकिन अब इसमें जीतन राम मांझी की भी एंट्री हो गई है, तो कैसे एडजस्टमेंट हो पाएगा? कुछ रास्ता दिख रहा है? देखिए, ये सब केंद्रीय नेतृत्व का विषय, इस पर हम लोग बहुत ज्यादा कुछ क्या बोल सकते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने जो मांग की है उस मांग को आप जायज समझ रहे हैं? ये मांग उन्हें रखना चाहिए था इस परिस्थितियों को देखते हुए, यहां तक कि अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि एनडीए को छोड़ दें, प्रेशर बनाएं, ये एनडीए के हेल्थ के लिए भी सही है? मैंने कहा कि जीतन राम मांझी जी बड़े सीनियर बुजुर्ग और गंभीर व्यक्ति हैं, उनके बयान हमेशा आते रहते हैं, बहुत तरह के बयान आते रहते हैं। एक बयान और आया है जी। चलिए, शुक्रिया मनीष जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और देखिए, मांझी ने जो बयान दिया है वो बयान जाहिर सी बात है कि खलबली मचाएगा एनडीए की सियासत के अंदर। बयान आपको सुनाते हैं। थोड़ा और मोटा और मजबूत करने की जरूरत हो, लड़ा बोला, हमारे बात ना जाए थे प्रशासन में, ना जाए थे लोग के बीच में, बतावा ना। कहल गेल हल कि तोरा 2 लोकसभा सीट देवो, आज राज्यसभा सीट देवो। अब आज टीवी में देखे थली बटा गलो राज्यसभा के सीट, तोरा कुछ न मिले वाला हो, मिले या न मिले तोरा मुंह से कोई बात निकले के चाहिए। तो प्रवक्ता का करे था, तू का करे था कि इतना न मांग करे कि हमरा तू वोट ना देवा तो हम तोरा साथ ना रहबो, तू हमरा टिकट ना देवा राज्यसभा के तो हम तोरा साथ ना रहबो। बट गलो 5-7 गो सीट हो,
दूगो बीजेपी और दूगो जदयू आ एगो लोजपा, 5 गो चल गलो, तोरा कुछो न मिले वाला हो। हमरा तो मन हो कि तोरा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए। ठीक है, तोरा पास ताकत न है उतना, लेकिन चुट्टी पर हाथी के पैर पड़े है तो चुटिया जरूर छटपटा है हथिया के काटे ला। भले हथिया के कुछ ना होवे, लेकिन वो छटपटा है, और उसी हमरा छटपटाए के चाहिए। अगर सोचवा कि हम केंद्र में मंत्री, हम राज्य में मंत्री, मंत्री पर छोड़े पड़े तो पार्टी न चलतो। छोड़ द मोह कि हम केंद्र में मंत्री ही, छोड़ द मोह कि हम बिहार में मंत्री ही। अगर हमारे संगठन तैयार हो जाता ऐसा कई एक मंत्री बन जेतन आगे जाकर के। थोड़ा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए, बुलावा अपन प्रवक्ता से कि सुन रही है कि राज्यसभा के टिकट अप्रैल में होने वाला है। हमरो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के वो मिले के चाहिए। लोकसभा सीट में ही कहल गया न करवा तो हम तोरा साथ न रहे के विचार करवो करा न का होगा। हम मंत्री पद न हली तो हमने न जीत हली। हर MP MLA कमीशन ले आएगी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को मेरे घर फलना कर। ये न करे था, तीन कर दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा का जरूरत न है, हम वो 2 साल देवो तो 40 80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा, तो 5% पर लेकर के करा। तो देखिए, हालांकि पार्टी के मंच से बयान के बाद बाहर निकले मांझी ने मीडिया में अपने इस बयान पर सफाई भी दे डाली है। मांझी ने कहा कि खबरों में कहा जा रहा था कि जेडीयू को 2 राज्यसभा सीटें, बीजेपी को 2 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 1 सीट दी जा रही है। ऐसे में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहां है? 2024 के चुनाव में हमसे 2 लोकसभा सीटों और 1 राज्यसभा सीट का वादा किया गया था। उस समय हमें 1 लोकसभा सीट दी गई, लेकिन राज्यसभा सीट अभी भी बकाया है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 1 सीट मिलनी चाहिए। 2 भाजपा को, 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है, तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहाँ है? इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के MP चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे और 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का, राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 1 सीट मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। चलिए बढ़ते आगे। अब आज पीएम मोदी से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है। आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। इसके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी साथ होंगे। प्रधानमंत्री आवास 7 LK में यह मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है। सम्राट चौधरी की भी मौजूदगी यहां पर होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12:30 पर गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। अमित शाह के आवास पर मुलाकातें होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहां भी साथ होंगे। तो सरकार गठन के बाद ये पहली मुलाकात। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमितेश, पहले प्रधानमंत्री और फिर उसके बाद से गृह मंत्री से मुलाकात, क्या बातचीत हो सकती है? सम्राट चौधरी भी मौजूद होंगे। देखिए, सरकार गठन के लगभग 1 महीने के बाद यहाँ पर पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। इसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी रहेंगे, यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों साथ रहेंगे। दोनों की मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पहले 11 बजे मुलाकात होगी प्रधानमंत्री आवास, जो 7 लोक कल्याण मार्ग है, वहाँ पर मुलाकात होगी प्रधानमंत्री से, और उसके बाद 12:30 बजे के आसपास मुलाकात होगी गृह मंत्री अमित शाह से।
ये शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, जो कि अमूमन होता है नई सरकार गठन के बाद। राज्य के मुखिया जो है दिल्ली आते हैं और उसके बाद मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री से, तो उस सिलसिले में ही ये मुलाकात बताया जा रहा है। लेकिन चूंकि डबल इंजन की सरकार बनी है, जिसका जिक्र बार बार कहा जाता रहा है, और प्रधानमंत्री की तरफ से भी चुनाव के दौरान जो प्रचार अभियान था उस दौरान बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, बहुत सारे वादे किए गए थे, मुख्यमंत्री के द्वारा भी किए गए थे। तो डबल इंजन की जो सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार से लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लिहाजा आगे का रोड मैप कैसे होगा, किस तरह से विकास की गति को धार देनी है, इसको लेकर के भी एक खाका तैयार हो सकता है, रोड मैप तैयार हो सकता है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और साथ में चूंकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रहेंगे, तो निश्चित रूप से सीएम और डिप्टी सीएम दोनों की मौजूदगी में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इसे एक औपचारिक तौर पर शिष्टाचार मुलाकात ही बताया जा रहा है। जी, तो क्या कोई बाकी राजनीतिक बातें भी होंगी? चूंकि हम राज्यसभा चुनाव का इसलिए जिक्र करना चाह रहे हैं क्योंकि इधर मांझी ने एक डिमांड रख दी कि राज्यसभा की हमें एक सीट चाहिए। क्या शीर्ष नेतृत्व को इस पर भी नजर रखनी चाहिए? कुछ बात होगी? देखिए, इस तरह की मुलाकात में राज्यसभा और बाकी इश्यूज पर चर्चा नहीं होती है, अमूमन ऐसा ही देखने को मिलता है। इसलिए प्रधानमंत्री के साथ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठेंगे तो इसमें इस मुद्दे पर बिल्कुल चर्चा नहीं होगी। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन डबल इंजन की सरकार में विकास के रोडमैप पर कैसे आगे बढ़ा जाए, किस तरह का रोडमैप तैयार किया जाए, कैसे आगे बढ़ना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस शिष्टाचार मुलाकात में। लेकिन राज्यसभा के मुद्दे पर या किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर इसमें चर्चा होने की संभावना मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ संभावना है ऐसी। चलिए, बिल्कुल इस बैठक पर नजर बनाकर रखिए, अपडेट आगे लेंगे। शुक्रिया इस खबर के लिए आपका। चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन कल पहली बार पटना आ रहे हैं। ऐसे में उनके स्वागत को लेकर बीजेपी की ओर से भव्य तैयारी की जा रही है। नितिन नवीन दोपहर करीब 12:30 बजे पटना आएंगे, जिसके बाद एयरपोर्ट से उनका रोड शो शुरू होगा और स्वागत के लिए बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और पटना की सड़कों पर ये बीजेपी के झंडे और बैनर पोस्टर लगे हैं। बीजेपी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल पटना आने वाले हैं और उनके स्वागत की भव्य तैयारी बीजेपी की तरफ से पटना में की गई है। उनके स्वागत में पटना में सबसे बड़े पोस्टर में नितिन नवीन को लगाया गया है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स के पास, तारामंडल के पास जो सबसे बड़ा पोस्टर लगाया गया है, इसमें इस बार नितिन नवीन नजर आ रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और पदभार ग्रहण करने के बाद वो पहली बार पटना आ रहे हैं। उनके स्वागत में भव्य तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है और यहाँ बड़े से पोस्टर में उन्हें जगह दी गई है। उनके स्वागत को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की पूरी योजना है। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक 1 दर्जन से ज्यादा हाथी घोड़े उनके स्वागत में नजर आएंगे। हजारों की संख्या में बाइक सवार उनके साथ, उनके आगे चलेंगे और कई जगह चौक चौराहे पर बड़े बड़े मंच बनाए जा रहे हैं जहां उनके स्वागत में फूल बरसाए जाएंगे। 23 दिसंबर यानी कल राजधानी पटना में नितिन नवीन का आगमन होगा और उनके आगमन के साथ ही उनके स्वागत कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एयरपोर्ट से लेकर मिलर स्कूल मैदान तक पूरे रास्ते में सिर्फ और सिर्फ झंडे नजर आ रहे हैं, पोस्टर नजर आ रहे हैं और कई जगह मंच बनाए जा रहे हैं। ढोल नगारों के साथ उनका स्वागत होगा। नितिन नवीन बांकीपुर से लगातार 5वीं बार विधायक रहे हैं। इस बार उन्हें पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जो न केवल पटना बल्कि पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है, जिसके मद्देनजर नितिन नवीन अब पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं। सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे बिहार के लिए ये गर्व का विषय है। यही वजह है कि इस बार उनके स्वागत की भव्य तैयारी पटना में की जा रही है। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पोस्टर और झंडे नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि पटना का सबसे बड़ा पोस्टर जो तारामंडल के पास है, उसमें भी नितिन नवीन के स्वागत की जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। यानी बिहार के लिए ये गर्व का विषय है कि नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और अब उनके भव्य स्वागत की तैयारी पटना में की जा रही है। कल वो आएंगे और भव्य स्वागत की जो तस्वीर है वो पटना में नजर आएगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
चले बढ़ते आगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कोलकाता के एक कार्यक्रम में आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने बड़ी बात कही है, जहां उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है और वहां पर उनके लिए बहुत कठिन हालात हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट रहना होगा और दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए। तो देखिए, ये बयान सामने आया है। इसके साथ साथ ये भी कहा कि भागवत ने कहा कि हमें अपनी सीमा के भीतर जितना हो सके बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद करनी चाहिए। बयान आपको सुनाते हैं। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। बालन मंडल के मोकामा में एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक ब्यूटी पार्लर की संचालिका सुषमा गुप्ता पर एसिड अटैक कर दिया। 2 बाइक सवार अपराधियों ने सरेराह एसिड फेंकने की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला अपना पार्लर बंद कर घर लौट रही थी, तभी घात लगाए बैठे बाइक सवार 2 युवकों ने उसे रोका और अचानक उसके चेहरे पर एसिड फेंककर फरार हो गए। तेजाब गिरते ही महिला दर्द से करा उठी और चीखने चिल्लाने लगी। एसिड के प्रभाव से और शरीर का ऊपरी हिस्सा झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में पीड़िता को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार महिला की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मौके पर मोकामा थाना की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इधर देखिए ना, इधर देखिए ना। हाँ, बस इसी से कौन चीज पूछा, बेगूसराय का रास्ता करने है। अब पूछा, अब बस चिल्लाने लगा ये। हम बोले क्या हुआ। ये आपके साथ जा रहे थे क्या? वो जिनके साथ, जिन पर अटैक हुआ, वो आपके साथ? आगे वो स्टेशन देने हम लोग को फिर फांसी मिला। हम जात के हैं, धोबी है, हम कपड़ा उपड़ा धोते हैं। अच्छा। और बाढ़ से बड़ी खबर, जहां महिला पर एसिड फेंकने के मामले में ब्यूटी पार्लर संचालिका पर एसिड अटैक हुआ और पुलिस को सीसीटीवी से अहम सुराग मिले हैं। जल्द इस पूरे मामले के खुलासे की बात पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कही है। तो बालन मंडल के मोकामा में एसिड अटैक की घटना से सनसनी फैल गई है। पीड़ित महिला सुषमा गुप्ता को बेहतर इलाज के लिए देर रात पटना पीएमसीएच रेफर किया गया। पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एसडीपीओ ने बताया कि स्टेशन रोड के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और जल्द मामले के खुलासे का दावा किया है। तो वही तब हम आए दुकान छोड़ के। क्या पता चला कितना लोग था, क्या किया? बोल रहा है कि 2-3 लोग था। क्या स्थिति अभी पत्नी की आपकी? अभी तो ठीक है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। कारण कुछ पता चला कौन था? नहीं, यही सब कारण का नहीं पता चला। ये अंदर क्या बताया गया, एसिड है या फिर कुछ और? अभी जांच करेगी तो है। तो एसिड। चेहरा कैसा है अभी? अभी चेहरा एक साइड में पड़ा है, जला हुआ है पूरा। झुकुड़ गया है और सर फट गया है। खबर बक्सर से, जहां एक युवक अचानक रेलवे ट्रैक के सामने आ गया। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाकर ट्रेन रोक दी और उसकी जान बच गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेल पुलिस ने बताया कि युवक खगड़िया का रहने वाला है, जो मानसिक रूप से कमजोर है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वीडियो ये सोशल मीडिया पर देखिए, जहां पर ये शख्स ट्रैक पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अचानक रेलवे ट्रैक के सामने आ गया। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ जरूर दिखाई और उसने ट्रेन को रोका, लेकिन देखिए कुछ ही दूरी जो है वो नजर आ रही है। इस शख्स और ट्रेन के बीच में फासला काफी कम है। अगर ट्रेन ड्राइवर ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। लोग भी उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे धक्का दे करके उस रेलवे ट्रैक से हटा रहे हैं, लेकिन वो वहीं पर खड़ा दिखाई दे रहा है। उधर दूसरी तरफ कुछ फासले पर खड़ी जो ट्रेन है उसे ड्राइवर ने रोक करके रखा है। बॉक्सिंग मुकाबले में भारतीय बॉक्सर से हारने के बाद अमेरिकी बॉक्सर एंथनी ने हार की खींच उतारने के लिए नीरज पर बोतल फेंक दी, जिसका नीरज ने मुंहतोड़ जवाब दिया।
दरअसल 20 दिसंबर को दुबई के ड्यूटी फ्री टेनिस स्टेडियम में हरियाणवी बॉक्सर नीरज ने अमेरिकी बॉक्सर एंथनी को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से हरा दिया था। हार से बौखलाए अमेरिकी बॉक्सर से मैच के बाद नीरज की लड़ाई करने की कोशिश की गई। हालांकि वहां मौजूद सिक्योरिटी ने अमेरिकी बॉक्सर को तुरंत कमरे से बाहर निकाल दिया और नीरज का गुस्सा भी शांत कराया। तो देखिए भारतीय बॉक्सर की तस्वीर, नीरज की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ये मारपीट की एक घटना सामने आ गई। एंथनी टेलर की तस्वीर देखिए जो गुस्से में है, अमेरिकी बॉक्सर है और हार के बाद से किस तरीके से ये गुस्सा खींच उनका उतरा है वो आप देख सकते हैं। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड ने उनको वहां से हटाया है और इस बीच नीरज भी अपने जगह पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अमेरिकी बॉक्सर देखिए किस तरीके से वो वार करता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के निर्देश पर आयोजित ध्यान दिवस के सत्र में पूरे विश्व से 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने एक साथ ध्यान किया। इस वैश्विक आयोजन में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में विश्व स्तर पर एकता और आंतरिक शांति को बढ़ावा दिया। I'm so glad today the world has recognized 192 countries have come together to declare today as the World